नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम मेडिकल की पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। भारत में मेडिकल की पढ़ाई को काफ़ी महत्व दिया जाता है। हर साल लाखों भारतीय छात्र नीट की परीक्षा देते हैं और परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद शुरू होती है असली जद्दोजहद। ऐसे में भारत का सबसे करीबी देश नेपाल इन छात्रों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरा है। यहाँ पर MBBS की पढ़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कराया जाता है। छात्र MBBS करने के बाद NEXT FMGE की परीक्षा देकर भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदीप कुमार नायक, शिक्षा विशेषज्ञ, करियर काउंसलर और नेपाल की वाइड रेंज कंसल्टेंसी के प्रेसिडेंट, जो लंबे समय से भारतीय छात्रों को नेपाल में मेडिकल शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदीप जी। सबसे पहले तो मैं बिहार और झारखंड उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोग ने हम लोग को यहाँ पे बुलाया। तो सुदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारतीय छात्रों के लिए नेपाल में MBBS करने के मुख्य फायदे क्या हैं? इंडियन जो भारतीय विद्यार्थी है नेपाल में अगर जाते तो क्या फ़ायदा है? सबसे प्रमुख फ़ायदा अगर हम लोग बात करें, जो कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल का थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप, ये सबसे बड़ी मायने गिरता है। अगर आप पेरेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ 5+1 या उनसे भी ज़्यादा हो रहा है, बट एक नेपाल और भारत, ये दोनों में एक समानता सिर्फ एजुकेशन का नहीं है। संस्कृति से लेके अब खान पीन से लेके वेदर से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसा कॉमन है जिसके वजह से जो भी भारतीय विद्यार्थी है उनको नेपाल में MBBS करना चाहिए। तो पहला फ़ायदा कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल थ्योरी, 1 साल इंटर्नशिप। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंट्री में अगर हम लोग देखें तो दोनों वहाँ पे भी हर लोग हिंदी जानते हैं। अगर जो ये क्यों ज़रूरत है, अगर कोई भी बच्चा जब इंटर्नशिप करता है प्रैक्टिकल के टाइम में, वहाँ लोकल लोग से बात कर सकते हैं, तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा, वेदर। हम लोग देखते हैं वेदर एक ऐसा चैलेंजिंग रहता है। बहुत सारे कंट्री में ऐसे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम आप देखेंगे तो वहाँ पे गर्मी है, वो चीज़ नेपाल में नहीं मिलेगा। सेकंड, आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे ऐसे कंट्री में है पेरेंट्स जाके खुद नहीं देख पा रहे हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं, बट एक नेपाल ऐसा जगह है जहाँ आप खुद के गाड़ी से भी जा सकते हो, फ्लाइट के लिए भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और ट्रेन जो नियरेस्ट बॉर्डर सब है उन सब में कनेक्टिविटी है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, वेदर दोनों का सिमिलर है। फूड में भी बहुत सारी समानता है। अगर आप देखेंगे जो खाना हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं वही चीज़ वहाँ पे भी, तो ये सारे चीज़ आपको देखेंगे। एक पेरेंट्स को सिर्फ एजुकेशन नहीं, सारे 5 साल में उनके बच्चे कैसे रहने वाले हैं, कैसा सेफ्टी है, क्या वो अपने बच्चे को जाके मिल सकते हैं नहीं सकते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग ध्यान देने से नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन है। तो प्रवेश प्रक्रिया के बारे में भी हमें बताइए। क्या छात्रों को कोई अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है या सिर्फ नीट क्वालिफाई करना ही पर्याप्त है? ये आपने बहुत प्रमुख चीज़ पूछा है। हर बच्चा जो भी MBBS पढ़ना चाहते हैं और जो भी स्पेशली नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको पहला चीज़ क्या ध्यान देना है कि 2025 में नीट क्वालिफाइड होना है। मैं बार बार ये स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, 2025 बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे 3 साल का नीट वैलिड होता है, बट नेपाल एक ऐसा कंट्री है जैसे इंडिया में आपका एडमिशन का प्रोसीजर है वैसे ही नेपाल में है। 2025 में नीट क्वालिफाइड होना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्रीगेट 50% होना है, और ये दोनों चीज़ है तो बच्चे वहाँ के MEC फॉर्म, मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जैसे इंडिया में हम लोग बात करते हैं नीट तो एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, एक काउंसलिंग चल रहा है, MCC का फॉर्म भरते हैं, स्टेट वाइज का फॉर्म भरते हैं, वैसे ही नेपाल में कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं नीट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। 2025 में होना चाहिए, 144 से अबव मार्क्स होना चाहिए, 720 में 144 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, और MEC का फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये MEC का फॉर्म जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म, या 18 अगस्त 2025 से लेके 12 अक्टूबर तक फॉर्म है 2025 तक। ये कौन से वाले जो नीट के बेसिस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ नीट क्वालिफाई होने से नहीं होगा,
उनको नेपाल का एमबीसी का फॉर्म भरना है, जो 12 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नेपाल के गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए होगा, या जो पिछले साल नीट क्वालिफाइड है, या जिनका स्कोर 144 से नीचे है। इन सारे बच्चे के लिए भी नेपाल गवर्नमेंट वहाँ का खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, जिसको हम लोग MECE मेडिकल एजुकेशन कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन बैचलर लेवल बोलते हैं। इसका भी फॉर्म खुल चुका है। आपको 18 अगस्त 2025 से लेके 7 सितंबर 2025 लेट फाइन के बिना है, और लेट फाइन के साथ 14 सितंबर आपको 2025 तक लास्ट डेट है। तो फिर मैं आपको लास्ट एक बता दूं, अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म भरना है, जिनको एग्ज़ाम देना है वहाँ पे, उनका 14 सितंबर लास्ट डेट होगा, और जिनको डायरेक्ट नीट के बेसिस में एडमिशन लेना है उनको 12 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। आपके अनुभव के अनुसार माता पिता और छात्रों को कॉलेज चुनते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वो सही निर्णय ले सकें? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं, हर बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना रहता है आज के डेट में, जो भी हम जो माहौल में देख रहे हैं। और एक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। सबसे हम लोग को अपने बच्चे को उस काबिल बनाना चाहिए कि लोग उन पे विश्वास करें। वो विश्वास कब होगा? जब अच्छे एजुकेशन होंगे। आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में भेज रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना है, वहाँ के पेशेंट फ्लो है या नहीं है वो आपको ध्यान देना है। उसमें MBBS के साथ साथ क्या PG भी पढ़ाई हो रहा है, MD MS, और उसके ऊपर भी DM हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इन सबसे खास चीज़, क्या आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए योग्य है या नहीं है। ऐसे मैंने देखा है, अभी बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बट आपके बच्चे को भी ध्यान देना है कि आपको क्या उसको इंग्लिश बात करने आता है कि नहीं, क्या वो समझ पा रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ नीट क्वालिफाई होने से वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले तो आप अपने बच्चे पे देखें कि क्या वो बनने के लिए तैयार है कि नहीं। दूसरा, कॉलेज का क्वालिटी देखें। तीसरा, आपको भी ध्यान देना है कि आप अपने रेगुलर उनसे टच में है कि नहीं। नेपाल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हर 6 महीने में आप जाके देखिए कितने अटेंडेंस लिए हैं नहीं है, रेगुलर क्लास जा रहा है या नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कैसा हो रहा है। ये सारे चीज़ जो आपको ध्यान देना है, या तो नेपाल में या अन्य किसी भी देश में ले रहे हैं, तो देखना है कि क्या आपके बच्चा सही में डॉक्टर बनना चाहता है या सिर्फ नाम के लिए आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ एजुकेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ डिग्री लेने के लिए सोच रहे हैं तो नेपाल कतई नहीं भेजिए। अगर आप अच्छे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सही में चाहते हैं लोग इन पे विश्वास करें, तभी जाके आप नेपाल में पढ़ाना चाहिए। अक्सर इंडियन पेरेंट्स पूछते हैं कि नेपाल की MBBS डिग्री NMC गाइडलाइंस के अनुसार मान्यता प्राप्त है, और क्या भारतीय छात्र इसके आधार पर भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही सबसे, जो आज के डेट में कोई भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इनको ये सबसे ज़्यादा प्रमुख चीज़ है जो उनको ध्यान देना चाहिए। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, ये एक पैरामीटर, एक आपको जो आपका जो बोलते हैं जो नोटिफिकेशन, उन्होंने एक बहुत ही सरल शब्द में बोला है 18 नवंबर 2021 के नोटिफिकेशन में, राजपत्र में, कि कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, इनको प्रमुख 3 चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्या 4.5 साल का मिनिमम थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप है या नहीं है, जो नेपाल फुलफिल कर रहा है। दूसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो UG से लेके PhD जो भी है वहाँ तक सारे इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन रहता है। तीसरा, सबसे जो क्या उनका खुद का पेरेंट हॉस्पिटल है या नहीं है। तो नेपाल के जितने भी कॉलेजेस हैं, और ख़ासकर कि जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, चितवन मेडिकल कॉलेज का 750 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे MBBS MD DM हर कोर्स पढ़ाई हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, पूरे नेपाल में जो हाईएस्ट PG कोई भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में है तो आज के डेट में चितवन मेडिकल कॉलेज में है। और सबसे जो अभी बहुत सारे कंट्री फुलफिल करने में मैं अभी सक्षम नहीं हूँ, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो आज जो हम लोग के साथ जो डॉक्टर हर्ष जो आए हुए हैं, हर्ष मनु जी,
वो अभी चितवन मेडिकल कॉलेज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया। और मैं आपको बता दूं, जो FMG मेडिकल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम होता है उसमें उन्होंने एक ही अटैम्प्ट में पास किया। इनके साथ और भी 5 बच्चे थे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हुए। तो अगर आप देखेंगे FMG का जो पास रिकॉर्ड जो 2024 में, तो 100% स्टूडेंट पास हुआ है। दूसरा, साथ ही साथ इन्होंने नेपाल का भी लाइसेंस का एग्ज़ाम दिया है, नेपाल मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस का एग्ज़ाम दिया है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था NMC लाइसेंस का, कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हर्ष मनु जी ने कुछ ही दिन पहले नेपाल में आके उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। बहुत ही जल्दी मुझे लगता है इनका लाइसेंस भी वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशंस के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये पहला कंट्री मुझे लगता है, जहाँ तक मैं फिर बता दूं, जहाँ तक हो सकता है कोई है जो मेरे नॉलेज में नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये पहला कंट्री होगा जहाँ आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो डॉक्टर हर्ष जी को मिलने वाला है। तो ये सारे पैरामीटर जो नेपाल नेशनल मेडिकल कमीशन के जो राजपत्र में जो नोटिफिकेशन 2021 में लिखा हुआ है वो सारे फुलफिल करते हैं। और ये सारे प्रमुख कारण हैं जो कल के डेट में वो डॉक्टर आपके बच्चे बन के आएंगे तो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइसेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना लाइसेंस का अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं तो आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जब अगर आप बिना लाइसेंस का भी गाड़ी चला सकते हो, बट एक्सीडेंट होने के बाद में समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि विथ लाइसेंस पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो सुदीप जी ने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब कुछ जानकारी वहाँ के मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण कोइराला, जो नेपाल के प्रमुख और प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक चितवन मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। नमस्कार। तो अरुण जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि चितवन मेडिकल कॉलेज की क्या खासियत है? चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलने में, चितवन मेडिकल कॉलेज वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन लेके 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है। और चितवन मेडिकल कॉलेज सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल में लोकेटेड है। दिस इज लोकेटेड एट भरतपुर चितवन, which is 120 kilometer far from Sunauli border and 115 kilometer apart from Roxol border. So we are currently running MBBS program in Chittagong Medical College. Beyond MBBS program, we have 7 other program in bachelor level, and we have a master level program and DMMCS program in Chittagong Medical College. एक कॉमन डाउट होता है पेरेंट्स के मन में, क्या CMC प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? ये किस रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? सर देखिए, नेपाल में बेसिकली 2 यूनिवर्सिटी है, एक ही काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मीन्स गवर्नमेंट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पर 6-7। तो चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में जब भी बात करते हो तो चितवन मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, बट इट इज़ एफिलेटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके एफिलिएशन में चितवन मेडिकल कॉलेज चल रहा है। स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि MBBS के सब्जेक्ट्स और एग्जामिनेशंस का क्या स्ट्रक्चर है, हर साल कितने सब्जेक्ट्स और कितने एग्जाम्स होते हैं? देखिए, अभी क्या है कि चितवन मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बताया कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है, तो सारा करिकुलम हम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को फॉलो करता है। तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का MBBS प्रोग्राम में एक्चुअली क्या है कि ये 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आर कंसिडर एज ए बेसिक साइंस, ये आपको फर्स्ट फेज बोलते हैं। और थर्ड ईयर, इनमें आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपका बेसिक साइंस का सारा पढ़ना है। तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड स्टूडेंट विल बी फॉर द क्लिनिकल पोस्टिंग। ये थर्ड ईयर में होता है कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन, ये आपको सेकेंड फेज बोलता है। और फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर, इसमें होता है आपका थर्ड फेज का। वो MBBS का नेपाल का ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स का। वो 4.5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीशन करने के बाद में नेपाल में रूल है कि 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप करना है। और आपका क्या है कि नेपाल में वो जितना कॉलेज इस्टेब्लिश हो रहा है, तो कॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम आपको 300 बेडेड हॉस्पिटल इज मैंडेटरी टू इस्टेब्लिश अ मेडिकल कॉलेज इन नेपाल।
तो उस हिसाब से हम अभी 544 बेड का हॉस्पिटल अभी चला रहा है। तो हमारे हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल अपार्ट 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है और फुल्ली क्रिटिकल केयर बेड से मोर देन 150 बेड्स। इसी हिसाब से हम अभी MBBS प्रोग्राम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर में चला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारा ये शो खास तौर पर भारतीय छात्रों की बेहतरी और किफ़ायती मेडिकल की पढ़ाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस समय आपके कॉलेज में लगभग कितने भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और उनके लिए क्या स्पेशल सपोर्ट सिस्टम्स उपलब्ध कराए जाते हैं? ठीक है, इसके बारे में बताने से मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। अभी नेपाल का गवर्निंग बॉडी है, आपको पहले एडमिशन के पहले गवर्निंग बॉडी को भी थोड़ा मैं आपका डिटेल बताता हूँ। नेपाल में क्या है कि अभी मेडिकल एजुकेशन कमीशन गवर्निंग बॉडी है, उसके अलावा नेपाल मेडिकल काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी नेपाल का गवर्निंग बॉडी है। नेपाल में सीट दिया जाते हैं, मीन्स एवरी ईयर मेडिकल एजुकेशन कमीशन इंस्पेक्ट एवरी कॉलेज एंड दे प्रोवाइड द सीट। And it's a pleasure to inform you that recently the seat has been allocated for the fiscal year 2025-26। तो चितौन मेडिकल कॉलेज का नेपाल में जितना ज़्यादा सीट है तो 130 सीट्स एलोकेट हुआ है MBBS प्रोग्राम के लिए। तो इसमें आपका MBBS प्रोग्राम में होने के अलावा मीन्स 33% सीट फॉरेन को एलोकेट किया है। तो फॉरेन स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी इन नेपाल they can get admission through NEET exam, who have passed the NEET common entrance। So on the basis of this नेपाल में फॉर्म भरना है उनको, तो नेपाल में फॉर्म भरने के बाद में एडमिशन मिल सकता है उनको। मेडिकल एजुकेशन का फॉर्म भरना मैंडेटरी है। देयर आर 2 कैटेगरी, एक है मीन्स मेडिकल एजुकेशन कमीशन का इंट्रांस एग्जाम अपेयर होने का, और दूसरा है नीट के बेसिस में एडमिशन। जो स्टूडेंट नीट के बेसिस में एडमिशन करना है उनको भी मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी है। और इसका फॉर्म का डेट है आपका 12 अक्टूबर तक। आपका सेकेंड कैटेगरी में जो फॉर्म फिलअप कर रहा है नीट के बेसिस में एडमिशन लेने वाला, उनको 12 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप करने का टाइम है। और रहा चितौन मेडिकल कॉलेज में कोर्स का, मीन्स वी हैव फुल फैसिलिटी बेसिक साइंस एंड क्लिनिकल हॉस्पिटल फॉर क्लिनिकल एक्सपोजर। तो हॉस्टल का फैसिलिटी है और लाइब्रेरी उसका कॉलेज का अंडर में है, तो सारा है। तो फैसिलिटी वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज जहाँ पर लोकेटेड है वो पीस इन्वायरमेंट में लोकेटेड है। और मेस के बारे में जो बताते हैं आप, हम हॉस्टल और मेस के बारे में बताने से आपका क्या है कि मेस में फूड आपका सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर। और जब भी आप हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं तो फॉरेन एंड नेशनल के लिए हमारा एक ही हॉस्टल है, ताकि मीन्स वो मिलके बैठ सकते हैं। एक रूम में हम सिर्फ 2 ही स्टूडेंट रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चितवन मेडिकल कॉलेज के MBBS ग्रेजुएट डॉक्टर हर्ष मनु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत की FMGE परीक्षा पास की है, बल्कि नेपाल मेडिकल काउंसिल की लाइसेंस परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। खास बात यह है कि डॉक्टर हर्ष मनु मूल रूप से बिहार से ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हर्ष। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। तो डॉक्टर हर्ष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चितवन मेडिकल कॉलेज में आपकी एकेडमिक जर्नी और ओवरऑल अनुभव कैसा रहा? इन चितवन मेडिकल कॉलेज एंड नेपाल दैट आई हैव मतलब गॉन थ्रू द जर्नी, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। इसमें सैड एंड हैप्पी मोमेंट्स दोनों रहे। लाइक ड्यूरिंग द आफ्टर द एग्जाम वी गॉट आवर हैप्पी मोमेंट्स। ड्यूरिंग द एग्जाम्स it was tense a little bit, but we got through that and it was like a life journey and we learnt a lot from that college. क्लिनिकल एक्सपोजर किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे अहम होता है, तो क्या CMC में आपको पर्याप्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और पेशेंट इंटरेक्शन मिला? हाँ, हमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हमारा बेसिक्स होता था एंड आफ्टर द सेकेंड ईयर वी ट्रेन विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड ऑल, एंड आफ्टर द थर्ड ईयर we get into interact with the patients and we used to take the history and do small procedure with the help of our senior doctors, and it was a very good clinical experience during my after the third year. तो NEXT FMGE की तैयारी में CMC से मिली एजुकेशन और सपोर्ट ने आपकी कैसे मदद की? नहीं, बहुत सपोर्ट था हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स। ड्यूरिंग द बेसिक्स हमने अपने सारे बेसिक्स को अपने स्ट्रिक करके रखा और उसमें पढ़ते रहे हम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स ऑल्सो।
और हमें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जैसे हमारा एक इन्वायरमेंट रहता था, दैट हेल्प्स मी अ लॉट इन क्लियरिंग दोज बोथ एग्ज़ाम्स। आपने नेपाल मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस एग्जाम भी पास किया। ये एग्जाम किस भाषा में कंडक्ट होता है और कितना कठिन है इसे क्वालिफाई करना? वैसा कुछ खास टफनेस तो है नहीं, इसका MCQ बेस्ड होता है और ये ऑनलाइन बेस्ड होता है एग्ज़ाम। और जिन्होंने 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको क्लियर करना। इट वॉज काइंड अ नॉर्मल एग्ज़ाम। भारतीय छात्रों और पेरेंट्स के मन में अक्सर ये चिंता रहती है कि कहीं नेपाल में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता या जानबूझकर फेल तो नहीं किया जाता। अपने अनुभव के आधार पर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मुझे कुछ तो खास लगता नहीं है, क्योंकि हमने जो 5 साल 6 साल जो हमने CMC में बिताए और नेपाल में बिताए, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ नहीं। और लिटिल बिट डिफ़िकल्टी तो हर जगह आती है। अगर आप इंडिया में भी अगर कुछ दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड ऑल, बट डिस्क्रिमिनेशन नाम का तो कुछ चीज़ नहीं था। बाकी इसके अपोजिट मुझे बहुत सपोर्ट मिला बाकी हमारे नेपाली फ्रेंड्स से, हमारे प्रोफेसर से और कॉलेज से, और हमें कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा। और इंडिया नेपाल में हमें ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होता है। और इसमें बहुत सारे आप पे भी डिपेंड करता है कि हाउ यू इंटरेक्ट विद द पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ यू। नेपाल में पढ़ाई और रहने के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस नाम करके तो हमें वैसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, एंड बिकॉज द फूड इन्वायरमेंट इज़ क्वाइट सिमिलर लाइक इन इंडिया। और चैलेंजेस में थोड़ा पढ़ाई में रहते हैं चैलेंजेस कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू गिव मोर आवर्स, यू हैव टू मोर फोकस ऑन योर स्टडीज़। और ख़ास चैलेंजेस ऐसे मुझे कुछ लगे नहीं। जो थोड़े मोड़े चैलेंजेस होते हैं डैट कैन बी ओवरकम। इन इंडिया ऑल्सो दे आर मोर चैलेंजेस, बट इन नेपाल आई फाइंड लिटिल लेस चैलेंजेस दैन इन इंडिया। अब जब आप भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या राय है? एज अ एक्स स्टूडेंट मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा चितवन मेडिकल कॉलेज को, कोई भी अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स इसमें आते हैं, क्योंकि जो जर्नी हमारे साथ मैंने जो जिया दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट दैट आई हैव लिव्ड सो फार। तो मैं किसी को भी रिकमेंड ज़रूर करूँगा चितवन मेडिकल कॉलेज, और या नेपाल में कोई भी अच्छे कॉलेज जहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। और बाय रैंकिंग ऑल्सो चितवन मेडिकल कॉलेज बहुत बेस्ट है। उनके बहुत एक्स स्टूडेंट्स एम्स में भी अभी गए हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स गए हैं, US जा रहे हैं। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड CMC चितवन मेडिकल कॉलेज। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को MBBS की पढ़ाई के दौरान आने वाली परेशानियों से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। किस तरह से आप नेपाल से मेडिकल की पढ़ाई करके भी भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं और किफ़ायती मेडिकल की पढ़ाई का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।